हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मिर्ज़ाना आतिश को रोकती है और बोलती है कि ना मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो बोलते है कि क्या हुआ, क्या हेल्प चाहिए। वो बोलती है कि मैंने ना मतलब कोलाज बनाना है, फ़ोटोज़ कलेक्ट की है मैंने अपने बर्थडे वाली, जो तुम्हारा बर्थडे था वो तब सेलेक्ट की थी ना। तो अब उनमें से ना कुछ फ़ोटोज़ और सेलेक्ट करनी है ताकि हम अपने रूम में कोलाज बना कर लगा सकें। तो तुम फ्री हो क्या? तो वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ़्री हूँ। फिर उसके बाद ना वो फ़ोटोज़ देखने लग जाता है। तो जैसे ही मिर्ज़ान कहते हैं ना ये वाली अच्छी है, वो बोलते हैं कि हाँ ये वाली अच्छी है। फिर वो बोलते हैं कि ये वाली अच्छी है, वो बोलता है कि हाँ ये वाली अच्छी है। फिर इसके बाद ना मतलब मिर्ज़ान कहते हैं कि तुम तो वही सिलेक्ट कर रहे हो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम अपने आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो वो आतिश कहता है कि मतलब सब पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं बिकॉज़ उन सब पिक्चर्स में तुम हो और मुझे तुम इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो मिर्ज़ान और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होते हैं और आतिश उसको देख देख कर ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुशी खुशी मतलब फ़ोटो सेलेक्ट करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि हम ना शुरू से शुरू करते हैं, लाइक जैसे हम घूमने गए थे तब से, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी पिक्चर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद ना हमें सीन दिखाया जाता है मुज़्ज़म हानिम का। वो मुराद की कवर पर आई होती है और वो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही होती है। गाइस लिटरली वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये सीन देखकर ना मेरे को ऐसे थोड़ा रोना आ गया था। मतलब भाई मेरे को बहुत फ़ील हुआ इसके लिए। फिर उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे माफ़ी मांग रही होती है मुराद से और बोल रही होती है कि बेटे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे को नहीं पता था कि मैं ये सब कर बैठूँगी, वो भी अपने हाथों से। मैं ये कैसे कर सकती हूँ बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो तुम्हें मतलब बिल्कुल भी छू कर भी नहीं देखा कि तुम कैसे दिखते थे, क्या थे, क्या काश मुझे पता होता कि तुम मेरे बेटे हो। काश एक बार मैं तुम्हें अपने दिल से लगा पाती। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना कह कह कर ना वो वहाँ पर ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है बेचारी, बहुत ज़्यादा ना उसका बहुत ज़्यादा ऐसे बेचारी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। फिर ना वो ऐसे रोती रोती रहती है। तो तभी ना वहाँ पर कोई उसे ना दूर खड़ा देख रहा होता है। तो ये अभी भी बेचारी ऐसी रो रही होती है। फिर वो बोल रही होती है कि मुराद काश तुम मेरे पास होते, काश मैं तुम्हें एक आखिरी बार देख सकती, काश ये सब हो सकता। फिर ना हमें ये पता चलता है जो इसे दूर से देख रहा होता है ना वो नरमीन होती है। तो नरमीन जैसे ही वहाँ पर आती है ना तो वो उसे देख कर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, और यहाँ पर कौन सा मुंह लेकर आई हो तुम यहाँ पर? और ना वो मतलब वैसे चुप हो जाती है। फिर वो नरमीन बोलती है कि तुम यहाँ पर अपना मुंह लेकर आ कैसे गई? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि तुम यहाँ पर आई हो? तुम्हें तो अपने बेटे को अपनी छाती से लगाना चाहिए था, पर अब तुम मिट्टी को छाती से लगा रही हो। हाँ, अपना दर्द अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तब तुम मेरे दर्द पर हंस रही थी, तब तुम्हें नहीं याद आया? यार ये दोनों बहुत मतलब बेचारे बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ मैं इनके लिए। तो फिर ना नरमीन उसको ऐसे बहुत कुछ सुनाती है और वो बहुत ज़्यादा बेचारी अपसेट हो जाती है और वहीं पर वैसे बैठकर ना रोती रहती है। फिर उसके बाद ना जो मतलब असली की मोम है ना उसको गुस्सा आ जाता है उस पर। वो बोलते कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बोलती कि मैं नहीं होंगी यहाँ पर, तुमने हम सब के साथ ये सब किया था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। असली की मोम ना घर पे आ जाती है और ना वो सबके लिए ऐसे बोल रही होती है कि तुम सबको ये सब मतलब जो मेरे साथ तुम लोगों ने किया उसका भुगतान अब तुम सबको करना ही पड़ेगा। वो नरमीन की फ़ोटो फाड़ देती है, फिर मिर्ज़ान की फ़ोटो फाड़ देती है और बोलती है कि मैं मतलब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम छोटी सांप हो, तुम भी सांप ही हो। फिर उसके बाद ना मतलब वो ऐसे करती रहती है और सबकी धीरे धीरे फ़ोटोज़ फाड़ देती है और तभी वहाँ पर आ जाती है असली। तो जैसे ही वो सारी फ़ोटोज़ वगैरह देख रही होती है ना तो असली गेट के पास खड़ी उसको देख रही होती है और ये बहुत ज़्यादा ऐसे होती है। तभी असली आकर उसे बोलती है कि मॉम प्लीज़ ऐसे आप बिहेव मत कीजिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कि असली तुम्हें समझ आ रही है कि क्या हुआ है? मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से खो दिया। और इतना सुनते ही ना असली भी बहुत ज़्यादा ऐसे अपसेट हो जाती है। वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हूँ असली, मेरे को सच में कुछ भी समझ नहीं आता। तो असली ना उनको चुप करवाने की बहुत कोशिश करती है और बोलती है कि प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत दो मॉम, यार ये सच में सुधर तो नहीं गई कहीं। तभी ना फिर उसको कॉल आती है उसकी मॉम को और उसे पता चलता है कि हायदर वहाँ से भाग गया और वो ना उस आदमी को बोलती है कि उसको जल्द से जल्द ढूंढो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है मिर्ज़ान और आतिश पर। तो मिर्ज़ान ना मतलब उसको दिखा रही होती है कि इधर आकर देखो ऐसा बनेगा क्या, ठीक है? वो बोलता है कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसको बहुत सारी फ़ोटोज़ दिखाती रहती है और आतिश ना मतलब थोड़ा अपसेट काइंड ऑफ होता है। तो मतलब मिर्ज़ान उसको देख रही होती है और वो कुछ बोलती नहीं है पहले तो। फिर ना वो उसको ऐसे दिखाती रहती है। फिर मतलब उसके बाद वो सारे मतलब जो वेडिंग ड्रेसेस होती हैं वो सिलेक्ट कर रही होती है और अपने बाल सेट कर रही होती है और उसको बोलती है कि तुम्हें भी अपना हेयर स्टाइल ना चेंज करना चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, सब लोगों को मेरा
मेरा हेयर स्टाइल ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं चेंज नहीं करूँगा। तो मरज़ान कहती है कि ओह! आई एम सॉरी। तो ठीक है, अगर तुम्हें मतलब अगर दूसरे कौन तुम्हें पसंद कर रहा है इस हेयर स्टाइल में, वो बोलता है कि सब पसंद कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम अब उन लोगों के पास ही जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और इतना कहकर ना वो बोलती है कि अब तुम उन्हें बोल लेना कि तुम्हारी ड्रेस वगैरह भी वही डिसाइड कर लेंगे। इतना कहकर वो जाने लगती है। फिर ना मरज़ान को वो पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही थी, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि मेरे को पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इतनी भी मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद ना वो वहीं पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद ना वो दोनों ऐसे मतलब सब कुछ ड्रेस करने लगते हैं, क्या पहनना है क्या नहीं। तभी मरज़ान उसे कहती है कि तुम अपसेट हो गया। वो बोलता है कि हाँ मैं अपसेट हूँ, बट मैं स्टिल इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ। तुम्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ वेडिंग प्रिपरेशंस पर ध्यान दो कि वेडिंग प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। और तुम अपनी ड्रेसेस में देखो, तुम्हें मेरी शर्ट चूज़ करनी है, मेरे हेयर देखने हैं, सब कुछ तुमने जो तुम्हारे माइंड में मैं वैसा ही करूँगा, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। फिर ना उसके बाद मरज़ान उसे कहती है कि सीरियसली, और ये चीज़ ना हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें किसी से भी बात करनी हो ना, तो मैं हमेशा रेडी हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि और ना मुझे मेरा दूल्हा ना ऐसे गुस्से वाला वहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे मेरा दूल्हा हंसने वाला चाहिए। तो वो उसके ऐसे लिप्स पकड़ के उसको हंसा देती है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर। फिर उसके बाद ना मतलब उसको एक कॉल आती है मरज़ान को, जिसमें ना जो इलुल वाला हॉस्पिटल होता है ना, वो सिलेक्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा से खुश हो जाती है। फिर उसके बाद ना आतिश उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर उसके बाद वो उसे आतिश को सब बताती है कि कैसे-कैसे इलुल वाला जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया था वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। और वो बहुत ज़्यादा दोनों खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों खुश होते हैं ना, वो दोनों हग कर रहे होते हैं, तभी जो जमाल है ना वो गेट ओपन कर लेता है और उन दोनों को देख लेता है हग करते हुए। और जमाल ना ऐसे एकदम से हो जाता है कि ओह माय गॉड, ये क्या देख लिया भाई, तू गलत टाइम पर ही क्यों एंट्री मारता है हमेशा। फिर उसके बाद ना मतलब जैसे उन दोनों को पता चलता है कि जमाल उन लोगों को देख रहा है, तो वो जल्दी से साइड पे हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गया, मैं बाद में आता हूँ। तो मरज़ान कहते हैं कि नहीं नहीं जमाल, तुम यहीं रहो, मैं वैसे भी जा ही रही थी। तो इतना कहकर ना मरज़ान को भी ऐसे शर्म सी आने लग जाती है और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं भाभी अब बैठो, मैं बाद में आ जाऊँगा। बोलते कि नहीं नहीं तुम बैठो, इतना कह के वो वहाँ से भाग जाती है। फिर ना आतिश उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या, कोई न्यूज़ है क्या। तो फिर वो बताता है कि हाँ मेरे को कुछ पता चला है और ये चीज़ पता चली है कि मतलब हाइदर को ना अंदर ही किसी ने मतलब जानबूझकर चोट लगाई थी। तो इसलिए उसके बाद वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल से वो भाग गया और यही चीज़ रिकॉर्ड में आई है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता चला। और हमें ये भी पता चला है कि जिसने वो चोट लगाई थी ना, उसको पैसे मिले थे। तो अब आतिश ना समझ जाता है कि ये किसका काम हो सकता है। तो आतिश सीधा जाता है मुल्ज़म हानिम के कमरे में, वो भी फुल गुस्से में। इधर असली अपनी माँ को समझा रही होती है कि प्लीज़ शांत हो जाइए, आपको प्लीज़ अपना ध्यान रखना है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।